So welcome at VNCSS platform. Today's a topic of discussion is one of the very important topic of present current affair, that is China Taiwan crisis. China Taiwan crisis आजकल तकरीबन तमाम न्यूज में at main spot है, because this issue is as similar as of Ukraine issue, as in Ukraine basically that was in between US and Russia, and similarly Taiwan issue is in between China and यूएस कोल्ड वॉर। अगर आप इस इश्यूज को बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें और जरा देखें कि वो क्या मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से आज चाइना और ताइवान इतने सीरियस हैं इस इशू को लेके, क्योंकि ताइवान जो है प्रेजेंटली अपने प्रेजेंट जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो अमेरिका के साथ इम्प्रूव कर रहा है, और चाइना जो है वो ये नहीं चाहता। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि चाइना को क्या प्रॉब्लम है या चाइना को क्या नुकसान है अगर ताइवान जो है वो यूएस के करीब जाता है। इसको समझने के लिए जस्ट कम विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन कुछ हिस्ट्री को देखते हैं। चाइना और ताइवान की अगर बात की जाए ऑन मैप, तो मैप पे चाइना के ईस्टर्न बॉर्डर साइड पे ताइवान मौजूद है। ताइवान इज बेसिकली 161 किलोमीटर अवे फ्रॉम चाइनीज ईस्टर्न बॉर्डर, और जो इन दोनों के दरमियान फासला है दैट इज ओनली ऑफ ताइवान स्ट्राइट्स। अब ताइवान की अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो ताइवान वाज बेसिकली अ कॉलोनी दैट वाज रूल्ड बाय डच अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1624। आफ्टर 1624 ये चाइनीज किंग जॉन से थे जिनको द क्विंग रूल के नाम से याद रखा गया हिस्ट्री में। 1683 में ये चाइनीज रूल के अंडर आता है। ये वो टाइम पीरियड था जब बहुत सारे चाइनीज जॉन से उन्होंने ताइवान मूव किया और ताइवान को पूरी तरह अपने कल्चर, अपने डिफरेंट पार्ट्स के साथ अमेलगमेट किया। बट देयर वाज अ डिस्ट्रक्टिव वॉर इन 1895 जिसको तारीख सीनो जापान वॉर के नाम से याद रखती है। इस वॉर में जब जापान जौन सा है उसने फतह हासिल की और चाइना इस वॉर में हारा, तो ये जो आपका ताइवान का पार्ट था ये अंडर द रूल ऑफ जापान के अंडर चला गया। उसके बाद एक और बहुत हिस्टोरिक वाकया हुआ है जो कि आप सबको पता है, दैट इज नेम एज वर्ल्ड वॉर 2, जिसकी ड्यूरेशन रही है 1939 टू 1945। तो 1945 में जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 में हारा है, उसके बाद ये वो टाइम पीरियड था जब ताइवान दोबारा से चाइनीज रूल में वापस आ गया है और यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना का होल्ड है। सिमिलरली द न्यू जर्नी बिगिंस इन 1949 विद इंडिपेंडेंस ऑफ चाइना, जब एक मौजतुन ने एक न्यू रिफॉर्म मुतारिफ करवाए हैं और जो प्रेजेंट पार्ट है चाइना का जिसको आप चाइना के नाम से याद रखते हैं, दिस इज बेसिकली अ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब चाइना दो हिस्सों में एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड हो चुका है। वन इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड अदर इज रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि ताइवान में सेटल थे। ये जो ताइवान में सेटल थे ये वो लोग थे जो इस रेवोल्यूशन के आने से पहले जौन से आपके प्रेजेंट चाइना जिसको आप प्रेजेंटली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं उनके अंडर थे। अब एट दैट टाइम जब ये चाइनीज रूल के अंडर आया है उस टाइम तो इनको यूएस की ब्लेसिंग भी मिली है, ग्रेट ब्रिटेन वालों ने इसको ब्लेसिंग दी है, और दिस वाज बेसिकली गोल्डन पीरियड बिकॉज यूएस वाज नॉट, यू कैन से, अगेंस्ट चाइना। इंस्टेड यूएस वाज बेसिकली in the search of any allies in this region जो कि उसको पॉलिटिकली स्ट्रांग रख सके जापान जैसे अलायंसेस के साथ मुकाबला करने के लिए। अब जब जापान से इन्होंने ताइवान को लिया है उस टाइम यूएस इस बात पे बहुत खुश हुआ है और ये अंडर यूएस रूल रहा है। सो बेसिकली these two parts are divided by two different, you can say, leaders and lead by two different parties. वन वॉज नेम एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि कम्युनिस्ट थे, और दूसरी साइड पे जो थे वो रिपब्लिक ऑफ चाइना थे जो उस टाइम ऑथोरिटेरियंस थे। उसके बाद फर्दर वो एक डेमोक्रेसी के लिए मूव किए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई ताइवान इज इंपॉर्टेंट। ताइवान itself is you can say one of the dominant country in ईस्ट एशिया। ठीक है, जो ईस्ट एशियन पार्ट है उसमें ताइवान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ताइवान में इस टाइम 1.5 मिलियन पीपल हैं। उसके बाद उनके अपने एयरक्राफ्ट, फ्यूल, कार, गोल्ड, मींस कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज अपने हैं, उनकी आर्मी अपनी है, उनकी करेंसी अपनी है। और तो और द मेन थिंग इज इन दिस रीजन
जो कि इस टाइम चाइना के साथ बॉर्डर लाइन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे वो डेमोक्रेसी के अलंबरदार हैं। सो इन शॉर्ट, चाइना हैव इट्स ओन, सॉरी, ताइवान had its own identity, its own constitution, its own flag, its own anthem and its own currency. अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि चाइना के साथ कौन से ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से ये चाइना की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और चाइना किस वजह से कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। वो बेसिकली इनका 1992 में होने वाली एक डील है। अब अगर ओवरऑल बात करें तो चाइना इटसेल्फ इज a separate country and Taiwan itself is a separate country in terms of their economy, in terms of their you can say appearance, in terms of their flags, in terms of their constitution, in terms of their rule, everything is different. But ताइवान जो कि डेमोक्रेसी का लंबरदार है, उसके साथ साथ कुछ और इसके काम ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में बहुत प्रोमिनेंट है, जिसमें से सबसे बड़ा जो काम है, वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसजेंडर कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं। उसके बाद सेम सेक्स मैरिज जॉन्स है वो इन्होंने लीगलाइज की है। नाउ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, चाइनीज ताइवान जीडीपी इज अराउंड $786 बिलियन। और ओवरऑल अगर आप पॉलिटिकली बात करें तो देयर आर ओनली 14 कंट्रीज जिन्होंने अभी तक ऑफिशियली ताइवान को रिकॉग्नाइज किया है। अदर कंट्रीज जौन सी हैं वो बेसिकली ताइवान को चाइना का पार्ट ही कंसिडर करते हैं, और अभी तक यूएस का जो अभी जो झुकाव है वो इस तरफ गया है कि ताइवान को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री कंसिडर किया जाए। इससे पहले वो भी ताइवान को जस्ट सिमिलरली यूएस जो चाइना है उसका पार्ट कंसिडर करते हैं। अब जो ताइवान के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस सिनेरियो व्हेन दे आर रेफरिंग बैक टुवर्ड्स 1992 डील। एज 1992 डील में इन्होंने इस बात पे एग्री किया है कि दे वर बेसिकली सेम, अगर उनकी गवर्नमेंट डिफरेंट है, उनका फ्लैग डिफरेंट है, बट बोथ ऑफ देम विल बी अंडर द सेम रूल और सेम चाइना जिसके अंडर ये चलेंगे। अब जो वहां के लोग हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, जो 1992 का इनका अग्रीमेंट हुआ है, जो 1992 का एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद 5.2% लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, 1.3% लोग वो हैं जो रीयूनिफिकेशन की बात करते हैं, दैट चाइना एंड ताइवान शुड बी अगेन द सेम, एंड 93.5% लोग वो हैं जो यहाँ पे स्टेटस को की बात करते हैं। सो अगर आप ओवरऑल पब्लिक रिव्यू की बात करें तो यहाँ पे इस टाइम 62% लोग जो से वो अपने आप को ताइवानीज कहते हैं, और 3% लोग सिर्फ वो जो अपने आप को चाइनीज कहते हैं। ठीक है, सो अगर इस हिसाब से भी हम देखें तो वहां पे जो डोमिनेंट रोल है वो ताइवान का एज ए सेपरेट नेशन है। उसके अलावा ताइवान की जो इस टाइम एक बहुत मशहूर लीडर है, प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, शी इज री इलेक्टेड ट्वाइस, और उसके बाद ये ना सिर्फ री इलेक्टेड ट्वाइस हैं बल्कि ये वहां पे डेमोक्रेसी की लंबरदार है। आप वहां पे अगर देखें तो इस टाइम जिस तरह आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि वहां पे जो जिस तरह आम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं, डिफरेंट पार्टीज हैं, डिफरेंट लीडर्स हैं, उनके डिफरेंट सिंबल्स हैं, सेम उसी के मुताबिक सारा प्रोसेस चल रहा होता है। और उसी के साथ साथ जो वहां के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अभी आवाज उठाना शुरू कर दी है कि ताइवान हैव इट्स ओन आइडेंटिटी, इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स ओन फ्लैग, सो ताइवान शुड नॉट बी anymore called as the part of China. Instead, Taiwan is a separate independent country. अब इसके बरक्स जो चाइनीज पॉइंट है वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चाइनीज पॉइंट वही 1992 का कंसेंसस जो इनके दरमियान हुआ था, टू साइड जॉन सी हैं बेसिकली, जो स्ट्राइड्स के एक तरफ मैंने जिस तरह आपको बताया है कि जो चाइना की ईस्टर्न बॉर्डर है अगर आप उसको देखें तो वहां पे सिर्फ एक स्ट्राइड्स ऑफ ताइवान का डिफरेंस है, जिसकी जो डिस्टेंस है वो 161 किलोमीटर है, और उसके दूसरी तरफ ताइवान है। तो बेसिकली उन्होंने इस बात का कंसेंसस डेवलप किया था 1992 में कि ये दोनों साइड जौन सी हैं ये सेम रूल के तहत चलाई जा सकेंगी। अब एक तरफ पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना है, दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि चाइना के लिए ताइवान क्यों इतना जरूरी है, और अमेरिका जो है वो ताइवान को क्यों इस टाइम इंडिपेंडेंट हैसियत दे के अपने साथ अटैच करना चाह रहा है। अगर आप इस टाइम एरोस को देखें तो चाइना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड, बिकॉज इकोनॉमी इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, एंड व्हेन चाइनीज इकोनॉमी जिस पोजीशन में इस टाइम वो लीड कर रहे हैं, अगर वो अगले 10 साल तक इसी एप्टीट्यूड के साथ, इसी पोटेंशियल के साथ लीड करते रहे तो चाइना विल बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड एज जो
चाइना का अपना भी मैनिफेस्टो है कि बाय 2035 उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी डिक्लेयर करवाना है। तो उसके लिए अगर आप ये देखें तो यहाँ पे जो उसकी ईस्टर्न साइड की ट्रेड है, वो ट्रेड जो सी है इस टाइम टोटली डिपेंडेंट है किस चीज पे, कि ट्रेड सेफ्टी होनी चाहिए। जो कंट्रीज उसके जो से ईस्टर्न साइड पे उसके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। बट जो अमेरिकन स्ट्रेटजी है वो ये है कि जो ईस्ट चाइना सी पे जितने कंट्रीज मौजूद हैं, जिसको आप बेसिकली साउथ चाइना सी भी कहते हैं, ये नीचे वाली साइड, और ईस्ट चाइना सी जो सी ये आपको यहाँ पे इस टाइम राइट साइड नजर आ रही है जहाँ पे ये एरोज निकले हुए हैं, इनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं। सो अगर जरूरत पड़े तो इन कंट्रीज को यूज किया जा सकता हो वो हैम्पर चाइनीज ट्रेड। बट चाइना बहुत समझदार है, चाइना सिर्फ अपने ईस्टर्न ट्रेड रूट पे नहीं रहा, चाइना ने सीपेक जैसे प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, ओबीओआर जिसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहते हैं, उस जैसे प्रोजेक्ट अपने डेवलप किए हैं जिनका मेन पर्पज ये है कि बाय रोड ट्रेड रूट को एस्टेब्लिश किया जाए। और ये बाय रोड ट्रेड रूट बेसिकली चाइनीज ट्रेड को सिक्योर करेगा, और जो आए दिन के साथ वहां पे एक थ्रेट्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं ड्यू टू अमेरिकन प्रेजेंस, उसको वो ओवरकम करेगा। अब जस्ट लाइक जो अभी प्रेजेंट इशू ये बहुत ज्यादा ऑन फायर आया है, ये बेसिकली यूएस के फर्स्ट ऑफिशियल डेलीगेशन विजिट टुवर्ड्स ताइवान उसकी वजह से आया है। और चाइना ने बहुत क्लियर स्टैंस जो से ऑप्ट किया है कि अगर ताइवान यूएस के करीब गया तो चाइना विल नॉट स्टॉप एंड इवन स्टार्ट टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ताइवान। दिस इज ओनली बिकॉज चाइना अपनी वही 1992 वाली डील पे स्ट्रक है, और चाइना ये कहता है कि जो 1992 की डील थी उसके मुताबिक ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना एंड अंडर द वन रूल। बट यूएस का स्टांस जो इस टाइम है वो इस टाइम जो चाइनीज एक्शन है उसके खिलाफ वो कंप्लीटली प्रिपेयर है, और उसके वो जो बेसिकली उस पर जो उनकी जो रिव्यू आया है वो यही आया है कि वी विल कंप्लीटली रिजेक्ट दिस ऑब्लिगेशन जो चाइना इस टाइम लगा रहा है, और एज अ यूनिलिटरल कंट्री ताइवान के पास मुकम्मल राइट है, वो जिस तरफ जाए जिस कंट्री को मिलना चाहे वो मिल सकता है। इसी के लिए अगर आप ये देखें तो आपके सामने यूएस ताइवान रिलेशन पे आपके सामने स्टेटमेंट आपके यहाँ मौजूद है। पहले इनका जो अनऑफिशियल रिलेशन तो इनका पहले भी था, अनऑफिशियल रिलेशन मीन they are basically closer to each other because both of them want to target China, but now they come on the front line as it was the first official delegatory visit of US towards China। और इस पे जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं वो भी वेरी क्लियर है कि जो अमेरिकन जो बाइडेन है वो बहुत क्लियर है इस बात पे कि हम ताइवान को डिफेंड करेंगे एट एनी कॉस्ट, जहां तक भी हमें जाना पड़ा। सो दिस वाज बेसिकली द प्रेजेंट बोन ऑफ कंटेंशन। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ताइवान इज अ डेमोक्रेसी एंड चाइना इज बेसिकली अ कम्युनिस्ट कंट्री अंडर देयर ओन आइडियोलॉजी नेम्ड एज सोशलिज्म। तो इस आइडियोलॉजी के तहत बेसिकली अगेन जो इस टाइम प्रेजेंट कोल्ड वॉर चल रही है उसका ही ये सब बेसिकली चैप्टर्स हैं। एज ऑन वन साइड देयर इज चाइना एंड अदर साइड देयर इज यूएस। और इस टाइम को ताकत दुनिया में ऐसी अगर है जो यूएस से आने वाले टाइम में टक्कर लेगी तो वो चाइना है ऑन द बेस ऑफ देयर इमर्जिंग इकोनॉमी। और यूएस हर हद तक जा सकता है चाइना को स्टॉप करने के लिए। और इसी में इसी जो एक आपका जो इस टाइम जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है ये इसी की एक कड़ी है जिसमें यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री ताइवान के साथ अपने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहता है और उनको यूज करना चाहता है बेसिकली टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर चाइना। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज शॉर्ट डिस्कशन फॉर चाइना ताइवान क्राइसिस। इसके अलावा आप हमारे इस चैनल जॉन से भी आप प्रेजेंटली जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारी बाकी वीडियोज हैं उनको भी देख सकते हैं। जितने भी करंट अफेयर के जो दुनिया में मामला चलेंगे इश्यूज होंगे वो आप तक इस चैनल के थ्रू पहुंचते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर जॉन से इसे प्रमोट करें। So stay blessed and Allah Hafiz Nasser from this platform of VNCSS Institute. Thank you.